Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about something very important and very easy, preamble of the Indian Constitution. Indian Constitution का preamble भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको हम कहते हैं preamble क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है। जो हमारा इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको इंट्रोड्यूस कराने का काम, उसका इंट्रोडक्शन देता है, परिचय देता है प्रीएम्बल। ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ प्रीएम्बल, पहले देखते हैं प्रीएम्बल का क्या मतलब है। प्रीएम्बल इज एन ओपनिंग स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन, परिचय देता है प्रीएम्बल, इसको हम प्रस्तावना कहते हैं। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से आप समरी भी कह सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन पॉइंट्स हैं वो प्रीएम्बल में मेंशन है, तो इसे हम संविधान का सार भी कह सकते हैं, समरी और एसेंस कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। एन के पालकीवाला कॉल्ड प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन के पालकीवाला जी जो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट थे, उन्होंने प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड कहा है। मतलब प्रीएम्बल को, प्रस्तावना को उन्होंने संविधान का पहचान पत्र कहा है। जैसे आपके आईडी कार्ड होते हैं जो हमारी पहचान बताते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान बताता है प्रीएम्बल। इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अब हम देख लेते हैं एक नजर प्रीएम्बल पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all of its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमें इंट्रोडक्शन देता है कि संविधान किस बारे में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। ठीक है, हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है। इस दिन अडॉप्ट किया है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया था, लागू हो गया था, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, मतलब रिपब्लिक के 2 महीने पहले। तो प्रीएम्बल किस बारे में है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो इन टर्म्स को हम डिटेल में समझते हैं, इनका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट इंडिया जो लिखा है उसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। सॉवरेन का मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब है इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। भारत एक स्वतंत्र देश है, एक स्वतंत्र राज्य है। इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स अफेयर्स, मतलब वो अपने सारे काम खुद कर सकता है, उसे किसी और देश से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी और कंट्री के अंडर नहीं है, अपने सारे डिसीजन वो खुद लेगा, मतलब इंडिपेंडेंट है। इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग स्टेट, मतलब अपना सारा कंट्रोल इंडिया के हाथ में ही है, अपना खुद को खुद गवर्न करता है, खुद अपने आप का ध्यान रखता है, वो किसी और देश पर निर्भर नहीं है अपने निर्णय लेने के लिए। उसके पास पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने निर्णय खुद ले सके। सेल्फ गवर्निंग स्टेट है, इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स डिसीजंस। इसका मतलब हुआ सॉवरेन का मतलब ये हुआ। दूसरा टर्म हमने देखा सोशलिस्ट।
सोशलिस्ट का मतलब क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, उसमें सोशलिस्ट टर्म को ऐड किया गया, प्रीएम्बल में पहले नहीं थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सोशलिस्ट को समझने से पहले ये समझते हैं कि इकोनॉमी जो है वो दो तरह की होती है। नंबर 1, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वही प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहे हैं और वही बेच रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। वो जिसको बेचना चाहे अपने गुड्स और सर्विसेज बेच सकते हैं। प्राइस इज सेटअप बाय देम। प्राइस भी वही डिसाइड करते हैं। द मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। वो प्रोड्यूस कर रहा है गुड को या सर्विस दे रहा है, और जिसको देना चाहे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। प्राइस वही डिसाइड करेगा, उसका मोटिव होता है प्रॉफिट करना। ये होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? नेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को नेशनलाइजेशन कर देना, राष्ट्रीयकरण कर देना। द मोटिव इज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मोटिव होता है वेलफेयर, लोगों की भलाई हो सके, मतलब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, मोटिव होगा वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब उन लोगों तक उनको गुड्स को सर्विसेज को पहुँचाना जो कॉस्टली गुड्स और सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए उन तक पहुँचाना, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का भला करना, वेलफेयर करना, इसका मोटिव होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। हम इंडिया में क्या है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। गवर्नमेंट भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, प्राइवेट सेक्टर भी करता है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन इंडिया। यहाँ पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं इंडिया में। तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये है सोशलिस्ट का मतलब। फिर हमने टर्म देखा था सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? इट वॉज एडिड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसे भी प्रीएम्बल में ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1976 में किया। ठीक है, तो सोशलिस्ट को, सेक्युलर को ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। सेक्युलर कहता है देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, मतलब भारत का कोई एक धर्म नहीं है। एवरी रिलीजन इज गिवन इक्वल रिस्पेक्ट, यहाँ सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता है। कोई एक धर्म नहीं है भारत का। ठीक है, जैसे बांग्लादेश में इस्लाम है, पाकिस्तान में इस्लाम एक धर्म है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और कोई स्टेट रिलीजन इंडिया में नहीं है। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, ये सुना होगा, द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यही है कि यहाँ लोगों का राज है, पीपल रूल। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, गवर्नमेंट को लोग चुनते हैं। इंडिया इज एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी where the representatives elected by the people make policies for them. इंडिया एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जो जनता है, जो लोग खुद पॉलिसीज नहीं बनाते। अब जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं देश के लिए, वो हम लोग तो नहीं बनाते, सरकार बनाती है। तो जनता उन पॉलिसीज को नहीं बना रही, लेकिन जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उन पॉलिसीज को बनाते हैं। उसे हम कहते हैं indirect democracy, where the representatives elected by the people make policies for them. जो जनता के चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर आता है रिपब्लिक।
रिपब्लिक का मतलब हुआ द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ये जो भारत का प्रधान है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, उनको इलेक्ट किया जाता है। उनकी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट का जो बेटा है वो प्रेसिडेंट बन गया। हेड ऑफ द स्टेट है, उनको इलेक्ट किया जाता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जाता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years। तो 5 साल एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट है यानी राष्ट्रपति, उनका चुनाव द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है उनको इलेक्ट किया जाता है। उनकी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं है, नॉमिनल नहीं है, उनका इलेक्शन होता है। जस्टिस, फिर हमने टर्म देखा था जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस मतलब हुआ न्याय, न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक, न्याय। जस्टिस इज ऑफ 3 forms: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका क्या मतलब है, अब इनको तीनों का समझ लेते हैं। सोशल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है और पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है। सोशल जस्टिस का मतलब हुआ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस एक्सेट्रा। मतलब सभी नागरिकों को एक जैसा ट्रीटमेंट होना, एक जैसा उनके साथ ट्रीट करना, एक जैसा व्यवहार करना सभी नागरिकों के साथ। इस बात पे भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उनकी क्या कास्ट है, क्या जाति है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे या फिर रेस के आधार पे उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ना किया जाए। सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, बराबर सम्मान मिले समाज में, ये है सोशल जस्टिस। मतलब सम्मान में सबको एक जैसा पोजीशन मिले, बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, इस बात पर भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए कि उसकी कास्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है, रेस क्या है। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। सोशल जस्टिस में ये बात भी आती है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पिछड़े हुए जातियां हैं और वुमेन, महिलाओं की स्थिति में सुधार आना चाहिए, उनकी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आए। Economic justice. Economic justice, it implies that there should not be any inequalities on the basis of economic factors. Economic factors के basis पे economic inequalities नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली जाएंगी, मतलब उसको ज़्यादा फंडामेंटल राइट दे दिया, जिसके पास पैसा कम है उससे कम। ऐसा नहीं है, कोई इकोनॉमिक बेस्ड इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। A combination of economic and social justice is called distributive justice. इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को मिलाकर अगर हम देखें तो बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस यही कहता है कि सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर क्या है। और इकोनॉमिक जस्टिस यही कहता है कि पैसों के आधार पर, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर सम्मान, बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इन दोनों को जहाँ हम कंबाइन कर देते हैं तो बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब आता है लिबर्टी। लिबर्टी जो हम सबको बहुत प्यारी होती है, स्वतंत्रता, आज़ादी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ऐसा लिखा है प्रियम्बल में। हम समझते हैं लिबर्टी क्या है। The preamble provides liberty of thought, expression, belief, faith and worship to all the citizens of India। मतलब प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो लिबर्टी देती है, स्वतंत्रता देती है नागरिकों को। लिबर्टी ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन, भाव की स्वतंत्रता, बिलीफ, जो विश्वास रख सकते हैं, फेथ एंड वर्शिप, मतलब वो जिसकी पूजा करना चाहें, जिस में मानना चाहें, सबकी स्वतंत्रता है भारत के नागरिकों को। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी इन आवर प्रियम्बल
आर टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये जो आइडियल है लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से दिया गया है। सोर्स इसका है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम देखते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता, बराबरी। इक्वालिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब समाज के किसी भी सेक्शन, किसी भी जन को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल्स, और सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले। प्रीएम्बल प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स। मतलब सबको बराबर अधिकार, बराबर सम्मान, सारी स्टेटस, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए, कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इक्वालिटी ये कहता है। अब आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, एक भाईचारे का भाव, उसको हम कहते हैं फ्रेटर्निटी। मतलब उसमें मिलजुल कर रहना, भाईचारा है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी एश्योर्स डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी क्यों ज़रूरी है? आपस में मिल के रहना, भाईचारे से रहना, ये क्यों ज़रूरी है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंसान के सम्मान के लिए, अगर वो मिलजुल के रहेगा तो वो सम्मान देगा, उसको भी सम्मान मिलेगा। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब भारत की अखंडता, एकता बनी रहे। और भारत की अखंडता, एकता बनी तभी रहेगी जब आपस में लोग भाईचारे के भाव से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। तो फ्रेटर्निटी का मतलब यही है कि ब्रदरहुड हो, ताकि जो भारत की अखंडता, एकता है वो बनी रहे। The word integrity has been added by the 42nd Constitution Amendment Act of 1976। ये टर्म इंटीग्रिटी ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में किया गया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से हमने ऐड किया सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, SSI। अब एक और बात प्रियम्बल के बारे में जान लेते हैं। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। इट कैन बी अमेंडेड, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी हैव बीन एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था संविधान में, प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। एक बार हम क्लियर रिवीजन कर लेते हैं। प्रियम्बल इज एन ओपनिंग स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की ये प्रस्तावना है, परिचय है। इट इज द एसेंस और समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको संविधान का सार भी कह सकते हो। NK पालकीवाला जी ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का पहचान पत्र कहा था। ये प्रियम्बल हमने देखा, उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। सॉवरेन का मतलब हुआ कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स ओन डिसीजन, इट इज अ सेल्फ गवर्निंग स्टेट। भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है, कि खुद का अपना ध्यान रख सकता है। सोशलिस्ट कहता है कि दो तरह की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बनाना है, किसे बेचना है, किस दाम पर बेचना है, उनका मोटिव होता है प्रॉफिट। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। इंडिया में दोनों ही इकोनॉमी है, इसलिए उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी। फिर सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया। सेक्युलर कहता है कि भारत का कोई एक धर्म नहीं है, कोई एक स्टेट रिलीजन नहीं है, सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। डेमोक्रेटिक कहता है कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाती है, और जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं, उनके लिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में। रिपब्लिक कहता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो प्रधान है भारत देश के, जो राष्ट्रपति हैं, उनका चुनाव होता है, उन्हें चुनाव द्वारा
चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years। जस्टिस न्याय, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, ये कहता है कि सोसाइटी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस। मतलब इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कास्ट कैसी जाति, उसका धर्म, उसका लिंग, उसके आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, ये कहता है सोशल जस्टिस। और इम्प्रूवमेंट की जाए ऑन द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। महिलाओं और जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनकी कंडीशंस में सुधार होना चाहिए, उनकी स्थिति में सुधार आए ताकि वो समाज के साथ मिलकर चल सकें। इकोनॉमिक जस्टिस कहता है कि इनकम के बेस पे इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी इंसान के साथ कि उसकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को जोड़ के बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिर हमने देखा लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मतलब विचारों की स्वतंत्रता, भाव की स्वतंत्रता, आपका जो विश्वास है, जो बिलीफ है, फेथ, उसकी स्वतंत्रता है। आप किस भगवान में मानते हो, जैसे पूजा करते हो, उसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है, कोई उसमें मना नहीं करे। आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी दिए गए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अधिकार, बराबर सम्मान मिले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं इसमें फॉर इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे रिजर्वेशन वो एक्सेप्शन में आता है, राइट टू इक्वालिटी के। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि भाईचारे का भाव हो भारत के नागरिकों में, ताकि भारत की जो एकता और अखंडता है वो बनी रहे। इंटीग्रिटी को ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, उसे बदला नहीं जा सकता। अभी तक प्रीएम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, ठीक है, जिसमें ये वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार। इसको अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है प्रीएम्बल को। So I hope you like it and understood about the preamble. That's all about preamble of the Indian Constitution. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Please like, share and subscribe. See you soon. Thank you everyone.